हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। मेरे यूट्यूब वीडियो क्लास में आपका स्वागत है। यह वीडियो बिहार बोर्ड क्लास 9 गणित अध्याय 5 पर आधारित है। पिछले वीडियो में प्रश्नावली 5.1 के कुछ प्रश्न हल होने से रह गए थे। आज उन्हें हल करके बताऊंगा। साथ ही प्रश्नावली 5.2 के सभी प्रश्नों का हल भी बताऊंगा। तो आप अंत तक वीडियो को देखें और इसे लाइक भी कर दें। जो स्टूडेंट्स, टीचर या गार्जियन पहली बार मेरे वीडियो क्लास को देख रहे हैं, उनसे आग्रह है कि वे मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। अब आइए हम चलते हैं यूक्लिड की ज्यामिति की दुनिया में। प्रश्नावली 5.1 पर चलते हैं। पाँचवें प्रश्न को देखिए। प्रश्न 4 में सी रेखाखंड ए बी का मध्यबिंदु कहलाता है। सिद्ध कीजिए कि एक रेखाखंड का एक और केवल एक ही मध्यबिंदु होता है। यहाँ आप देखें, हम लोग एक रेखा लेते हैं ए बी और इसका मध्य बिंदु सी है। ठीक है, यह साबित करना है कि एक रेखाखंड का केवल एक ही मध्य बिंदु होता है, दूसरा मध्य बिंदु नहीं होता है। तो हम लोग एक दूसरा मध्य बिंदु मान लेते हैं। इसका दूसरा मध्य बिंदु भी है डी। अब हमें यह साबित करना है कि डी ए बी का मध्य बिंदु नहीं है। पहली स्थिति में कि यदि सी मध्य बिंदु है तो ए बी बराबर ए सी जोड़ बी सी। आप यहाँ देखिए, ये ए बी है बराबर सी मध्य बिंदु माने हैं, तो यह ए सी और यह बी सी हो जाएगा। हम बी सी और बी सी दोनों बराबर हैं, तो बी सी की जगह पर भी हम ए सी लिख सकते हैं। तो ए बी बराबर ए सी जोड़ ए सी अर्थात 2AC। इसको पहला मान लीजिए कि ए बी बराबर 2AC। अब यदि डी मध्य बिंदु है, डी मध्य बिंदु है, तो डी जब मध्य बिंदु होगा तो ए बी बराबर ए डी जोड़ बी डी। चूँकि डी को मध्य बिंदु माना गया है तो ए डी और बी डी दोनों बराबर होंगे, तो बी डी के लिए भी हम लोग ए डी ही लिख देते हैं। तो ए बी बराबर ए डी जोड़ ए डी बराबर 2AD। ये दूसरा हुआ। अब आप देखिए, पहला में है ए बी बराबर 2AC और दूसरा में है ए बी बराबर 2AD। तो इस हिसाब से 2AC बराबर 2AD आप समीकरण 1 और समीकरण 2 मान सकते हैं। तो दोनों को मिलाने से 2AC बराबर 2AD निकला। दोनों तरफ से हट जाएगा तो क्या हो जाएगा, AC बराबर AD, मतलब AC बराबर AD। तो इससे यह स्पष्ट होता है कि C और D बिंदु अलग अलग नहीं है। तो यहाँ पर लिख देंगे कि इससे स्पष्ट होता है कि बिंदु C और बिंदु D अलग अलग नहीं है। जब C और D बिंदु अलग अलग नहीं हैं तो इसका मतलब कि एक ही जगह पर है, अर्थात एक ही मध्य बिंदु हुआ ए बी का। तो आप नीचे लिख देंगे कि इससे साबित होता है कि दी हुई कोई भी रेखाखंड का केवल एक मध्य बिंदु हो सकता है। ठीक है, आशा है कि आप लोग समझ गए होंगे। आइए हम लोग अगले प्रश्न पर आते हैं। प्रश्न 6 में है, आकृति 5.10 में यदि AC बराबर BD, AC बराबर BD, तो सिद्ध कीजिए कि AB बराबर CD, AB बराबर CD। आकृति बना करके इसे सिद्ध करते हैं। ये आपके छठा प्रश्न में है, AD रेखा में AC बराबर BD, AC बराबर BD, तो सिद्ध करना है कि AB बराबर CD।
तो पहला लाइन तो यह प्रश्न से है, इसे हम समीकरण 1 मान लेते हैं। अब AC को देखिए, AC हम AC को ही लेते हैं। AC बराबर, इसे हम लिख सकते हैं AB जोड़ BC, AB जोड़ BC। चूँकि A बिंदु और C बिंदु के बीच में है B बिंदु, तो AB जोड़ BC लिखा जा सकता है। तो इसे 2 मान लेते हैं। और पुनः BD को लिख सकते हैं, BD ये है, BD ये है, इसे लिख सकते हैं BC जोड़ CD, इसे लिख सकते हैं BC जोड़ CD। तो इसे 3 मान लेते हैं। अब समीकरण 1, 2 और 3 को आप ध्यान से देखिए। AC बराबर BD, यहाँ AC है, यहाँ BD है, तो ये इसके बराबर होगा, ये दोनों बराबर हो जाएंगे। तो लिख सकते हैं कि AB जोड़ BC बराबर BC जोड़ CD। BC दोनों तरफ हैं, ये कट जाएंगे, तो बच जाएगा AB बराबर CD। यही हमें साबित करना था, ये साबित हुआ। आशा है कि आप इसे समझ गए होंगे। अब आइए हम लोग 7वां प्रश्न पर आते हैं। 7वां प्रश्न में है, यूक्लिड की अभिगृहीतों की सूची में दिया हुआ अभिगृहित 5 एक सर्वव्यापी सत्य क्यों माना जाता है। ध्यान दीजिए कि यह प्रश्न 5वीं अभिधारणा से संबंधित नहीं है। यहाँ अभिगृहित 5, तो अभिगृहित 5 में क्या है यह आप देखें। अभिगृहित 5 में है, पूर्ण अपने भाग से बड़ा होता है। 7वां, पूर्ण अपने भाग से बड़ा होता है। इसे सर्वव्यापी सत्य क्यों माना जाता है, आइए देखें। मैंने पहले भी आपको बताया, उदाहरण भी दे करके बताया था। जैसे मान लें कि आपका पूरा विद्यालय एक है, अपने पूरा विद्यालय को एक मानिए, और उसका क्लास एक वर्ग कक्ष एक हिस्सा है। तो एक वर्ग कक्ष पूरे विद्यालय से हमेशा छोटा होगा और पूरा स्कूल आपका जो है वो बड़ा होगा। तो यह हर हालत में यूनिवर्सल ट्रूथ है, सर्वव्यापी सत्य है। इसे साबित करने की कोई भी आवश्यकता नहीं है, कोई भी व्यक्ति यह बता सकता है। इस तरह से आज हम लोग प्रश्नावली 5.1 को हल कर लिए, समाप्त हुआ। अगले प्रश्नावली पर हम लोग आएँ, इससे पहले आइए कुछ और बातें जान लें। अभी कुछ देर पहले मैंने आप लोगों को बताया था यूक्लिड की 5वीं अवधारणा। तो 5वीं अवधारणा में क्या है उसे एक बार फिर से दोहरा लें। यूक्लिड की 5वीं अवधारणा यहाँ है। यहाँ बताया गया था कि यदि एक सीधी रेखा 2 सीधी रेखाओं पर गिरकर अपने एक ही ओर के 2 अंतःकोण इस प्रकार बनाए कि दोनों कोणों का योग 2 समकोण से कम हो, तो दोनों सीधी रेखाएं अनिश्चित रूप से बढ़ाए जाने पर उसी ओर मिलती हैं जिस ओर यह 2 समकोण से कम होता है। अर्थात इस ओर यह 2 समकोण से कम है, इसलिए इस तरफ बढ़ाए जाने पर दोनों रेखाएं मिल जाएंगी। इसी अभिधारणा के विपरीत आप सोचें कि अगर यहाँ यदि ये दोनों अंतःकोण का योग 2 समकोण हो जाए तो क्या होगा, दोनों रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेदित नहीं करेंगी और इधर दूसरी तरफ प्रतिच्छेदित करने का कोई प्रश्न ही नहीं है। अर्थात यहाँ अगर दोनों अंतःकोण 2 समकोण का होगा तो इधर वाले भी दोनों अंतःकोण 2 समकोण के होंगे। यहाँ से एक नया कंसेप्ट पैदा होता है, अभिधारणा पैदा होता है समांतर रेखाओं का। समांतर रेखाओं के ये गुण है कि अगर यदि 2 समांतर रेखाओं को कोई तीसरी रेखा इस प्रकार काटती है कि एक ही ओर के 2 अंतःकोण मिला करके 2 समकोण के बराबर हों, तो वो दोनों आगे या पीछे किधर भी बढ़ाए जाने पर एक दूसरे को प्रतिच्छेदित नहीं करेंगी, एक दूसरे को से मिलेंगी नहीं, एक दूसरे को काटेंगी नहीं। इन्हीं बातों को लेकर हम लोग प्रश्नावली 5.2 पर चलते हैं और देखते हैं उसके क्या क्या प्रश्न हैं। प्रश्नावली 5.2 के पहले प्रश्न में है, आप यूक्लिड की 5वीं अभिधारणा को किस प्रकार लिखेंगे ताकि वह सरलता से समझी जा सके। तो यूक्लिड ने भी किसी जटिल भाषा में 5वीं अभिधारणा को लिखा नहीं था, फिर भी आप सभी अपने अपने शब्दों में इसे और भी सरलता से लिख सकते हैं, केवल अच्छी तरह से समझ लेने की बात है। मैंने भी इसे थोड़ा सा आसान बनाने का प्रयास किया है, जिसे आप देखें। यूक्लिड की
पांचवी अभिधारणा को आप इस प्रकार भी लिख सकते हैं, यदि दो सीधी रेखाओं पर एक तीसरी रेखा ऐसे गिरती है कि उसके द्वारा एक ही ओर बने दोनों अंतःकोणों का योग यदि दो समकोण से कम हो, तो दोनों सीधी रेखाएं उसी ओर जिस ओर के अंतःकोण दो समकोण से कम बने हों अनिश्चित रूप से बढ़ाए जाने पर एक दूसरे से मिल जाएंगी। और ये चित्र है, तो आप खुद से लिखें जिसमें अपने शब्दों का प्रयोग करें। प्रश्न में भी यही कहा गया है कि इसे आप इस प्रकार लिखें कि आसानी से यह समझ में आ जा सके। तो इस तरह से यह पहला प्रश्न आपका हल हुआ। दूसरे प्रश्न में है, क्या यूक्लिड की पांचवी अभिधारणा से समांतर रेखाओं के अस्तित्व का औचित्य निर्धारित होता है? स्पष्ट कीजिए। तो हम लिखेंगे हाँ, पांचवी अभिधारणा में एक बात क्लियर है, यदि दो सीधी रेखाओं को एक तीसरी सीधी रेखा काटती है तो एक ही ओर के बने दोनों अंतःकोण यदि दो समकोण से कम हो, तब उधर ही दोनों सीधी रेखाओं को जब अनिश्चित रूप से बढ़ाया जाए तो वह दोनों एक दूसरे को काटेंगी। इस प्रकार से यहाँ देखें, ये दो रेखाएं हैं और इन दो रेखाओं को एक तीसरी रेखा इस तरह से काटती है कि एक ही ओर के दोनों अंतःकोण का योग दो समकोण से कम है। तब ये इसी ओर दोनों रेखाओं को आगे बढ़ाने पर निश्चित तौर पर आगे जब बढ़ाएंगे तो ये कहीं न कहीं आगे जाकर के ये दोनों रेखाएं मिल जाएंगी, एक दूसरे को काटेंगी। परंतु इसी नियम से एक बात यह पता चलता है कि यदि यह दोनों अंतःकोण दो समकोण के बराबर हों तब क्या होगा? तो जब यह दो समकोण के बराबर होगा तो इधर भी यह कोण और यह कोण दोनों एक एक समकोण का होगा, तो इधर के कोण भी एक एक समकोण के होंगे। तो यह दोनों रेखाएं एक दूसरे से कभी नहीं मिलेंगी, और जब कभी नहीं मिलेंगी, एक दूसरे को कभी काटेंगी नहीं, प्रतिच्छेदित नहीं करेंगी, तो ऐसे ही रेखाओं को समांतर रेखा कहा जाता है। जैसे रेल की पटरी आप देखिए, ये एक दूसरे से कभी नहीं मिलती हैं। तो इस प्रकार हम लोगों ने यह जान लिया कि यहाँ से समांतर रेखाओं का अस्तित्व का औचित्य निर्धारित होता है। इस प्रकार आज आप सबने यूक्लिड के ज्यामिति का परिचय, उसके बारे में जितने भी मुख्य बिंदु हैं सभी के बारे में जानकारी हासिल कर लिया। प्रश्नावली 5.1 और 5.2 के हल को भी आप सबने समझ लिया होगा। तो यूक्लिड की ज्यामिति से संबंधित यह अध्याय समाप्त हुआ। अगले वीडियो में नए अध्याय के साथ हम लोग फिर मिलेंगे। तब तक के लिए आप सभी अपने अपने कर्तव्यों का पालन कीजिए, खूब पढ़िए, खूब लिखिए, बड़ा नाम पैदा कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए विदा।